हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। दिस इज आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो में हम पास्ट 7 इयर्स में आए हुए इस चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं इन द नीट एग्जामिनेशन, उनको यहाँ डील करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है फ्रॉम नीट 2016 फेज 1। और ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, यानी कि राइबोसोम्स का वो कॉम्प्लेक्स जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए से अटैच्ड होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पॉलीसोम्स, ऑप्शन बी पॉलीमर, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड या ऑप्शन डी ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो याद कीजिए, मैंने अपने कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में पढ़ाया था आपको कि एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, ओके, सपोज दिस इज योर एमआरएनए, और इस एमआरएनए से आपको यहां पर मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच्ड नजर आएंगे। सो कुछ इस तरीके से, दीज आर द मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच्ड, ओके, और ये सभी के सभी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होंगे, राइट। सो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है ना, मल्टीपल राइबोसोम्स का, जो कि एक सिंगल एमआरएनए से अटैच्ड है और प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बुलाते थे पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स। दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए पॉलीसोम्स। आई होप दैट इज क्लियर। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो दिए हुए इन ऑप्शन में से आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स दे रखी हैं, जिनमें से आपको उस सेल ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है जिसमें वो बाउंड है एक सिंगल मेम्ब्रेन से। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स या ऑप्शन डी द न्यूक्लियाई। सो कौन से है वो सेल ऑर्गेनल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? सो इट विल बी लाइसोसोम्स, राइट। तो लाइसोसोम्स, जिन्हें हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं, दे आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। याद है आप सभी को? तो बेसिकली ये आपको गोल्जी बॉडी से ही अराइज करते हुए नजर आते थे, राइट। दे आर पिंच्ड ऑफ एज द सेक्रेटरी वेसिकल्स और जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फिल्ड हैं। सो ये लाइसोसोम्स होते हैं। एंड अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको देखने को मिलती थी डबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज सपोज अ माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख रहे हो इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड ऐसे फोल्डेड होती है, ओके, टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड दी क्रिस्टे। सो यहां पर आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट था। दैट मींस क्लोरोप्लास्ट भी अगर आपको याद हो तो उसमें भी आपको देखने को मिलती थी डबल मेम्ब्रेन, राइट। एंड अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के केस में भी आपको क्या देखने को मिलती थी? डबल मेम्ब्रेन। सो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता था ना न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो देखिए इनकी 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। सो ये दिखा रहा है कि रिमेनिंग जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं, दे आर ऑल गोइंग टू पोजेस द डबल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर द लाइसोसोम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को, दैट सेज स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू। तो आपसे बेसिकली बोला जा रहा है जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो क्रोमोसोम पर कहाँ अटैच्ड होते हैं। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टेलोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन बी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम या ऑप्शन डी काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपको कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे। दोज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो कि आपको कुछ इस तरीके से अपेयर होते थे और वो प्रेजेंट होते थे ऑन द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कॉल्ड दी सेंट्रोमियर, राइट। और यहां पर आप देख रहे हो उस सेंट्रोमियर से अटैच्ड आपको देखने को मिलते थे दी सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आपको डिस्क शेप ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, उससे अटैच्ड होते थे दी स्पिंडल फाइबर्स, राइट। सो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बुलाते थे? तो दीज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स वर कॉल्ड दी काइनेटोकोर्स, राइट। सो काइनेटोकोर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे
स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं ड्यूरिंग दी सेल डिविजन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, काइनेटोकोर ऑफ दी क्रोमोसोम्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को, दैट सेज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो किन सेल के पार्ट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मींस वो किन सेल पार्ट्स को फॉर्म करते हैं। तो आई होप पहले तो आपको ये याद होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते थे। ये बेसिकली होते हैं द पार्ट ऑफ दी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, याद है आप सभी को। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स रिप्रेजेंट करते हैं कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं, बिकॉज वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। और किन किन पार्ट्स को वो फॉर्म करते हैं इन दी सेल। तो आइए अपने ऑप्शन देखते जाते हैं और एलिमिनेट करते जाते हैं उन ऑप्शंस को जिनमें एक भी ऐसा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेट देखने को मिल रहा है जहां पर कि वो पार्ट फॉर्म नहीं हो रहा है बाय द माइक्रोट्यूब्यूल। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सिसोम। तो सीलिया एंड फ्लैजिला, याद है आप सबको, मैंने आपको सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ाया था और वहां पर आप देख रहे हो उनका जो सेंट्रल कोर होता है वो जिसे हम एक्सोनेम बुलाते थे वो बनता था फ्रॉम दी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो दैट मीन्स सीलिया एंड फ्लैजिला में तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम जो कि एक माइक्रोबॉडी है, उसके केस में आपको नहीं देखने को मिलता है द माइक्रोट्यूब्यूल्स। दैट मीन्स इस पेरोक्सिसोम के आने की वजह से दिस सेट ऑफ ऑप्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कर दीजिए आप एलिमिनेट। Then we have option B that says spindle fibers, centrioles and cilia. तो spindle fibers arise करते हैं from the centriole और centriole याद कीजिए सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर में भी आप देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं। दैट मींस माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रियोल से अराइज हुए स्पिंडल फाइबर में भी आपको देखने को मिलते हैं द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साथ ही साथ सीलिया को तो ऑब्वियसली उनका जो एक्सोनीम है द सेंट्रल कोर वो फॉर्म करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दैट मींस यहाँ पर ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन, जहां पर एंटायर जो सेट ऑफ ऑप्शंस है आपको यहाँ दे रखे हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। वाइल अगर हम रिमेनिंग दो ऑप्शंस को भी चेक कर लें तो देखिए सेंट्रियोल्स डेफिनेटली माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के केस में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्रोमैटिन क्या है? ये लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए स्ट्रक्चर है ना, जो कि कॉइल्ड है अराउंड अ ग्लोबुलर प्रोटीन जिन्हें हम बुलाते हैं दी हिस्टोन प्रोटीन। तो वो एक फिलामेंटस प्रोटीन नहीं है। ओके, दैट मींस क्रोमैटिन का कॉन्स्टिट्यूशन में यू विल नॉट फाइंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसीलिए दिस ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड। और अगर हम देखें अपने फोर्थ ऑप्शन को दैट इज सेंट्रोसोम, जो कि सेंट्रियोल से ही बन रहा है, राइट, एंड सेंट्रोसोम के साथ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम बेसिकली डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि एक ऑक्टोमर ऑफ प्रोटीन जिसे हम बुलाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जिसे हम बुलाते हैं हिस्टोन, उसके अराउंड रैप्ड होता है। ओके, सो वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, इट इज नॉट फिलामेंटस, हेंस वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट का पार्ट नहीं है, राइट। सो न्यूक्लियोसोम के केस में यू विल नॉट फाइंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। वाइल अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल में भी आपको देखने को मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। बट सिंस यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से आपको इन ऑप्शंस को करना पड़ेगा एलिमिनेट। ओके, सो दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को, जो कि कह रही है हमसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और उन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद, उन्हें एनालाइज करने के बाद आपको दिए हुए इन ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि उस स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये जो दो स्टेटमेंट दे रखी हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए एक एक करके दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारी पहली स्टेटमेंट कह रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। इज इट करेक्ट? Yes, both of them are semi-autonomous because इनके पास खुद का डीएनए होता है और साथ ही साथ इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो इसका मतलब they can produce their own proteins and they are self-sustaining, isn't it? अगर हम बात करें स्टेटमेंट बी की, that says they are formed by the division of pre-existing organelles, यानी कि पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स से ही ये डेवलप होती हैं। That's perfectly correct। याद है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं बाय फिजन, यानी कि ओरिजिनली जो एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था वो फिजन से डिवाइड करेगा एंड विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब दे आर अराइजन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए। बोला जा रहा है कि इनके पास खुद का डीएनए होता है बट दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो यहां लिखा गया ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये परफेक्टली करेक्ट है? नो, द लास्ट पार्ट इज रॉन्ग, जिसमें बोला जा रहा है दे लैक
प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो याद है आप सभी को, मैंने आपको बताया हुआ है कि इनके पास इनके खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। डीएनए तो है ही है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, साथ ही साथ इनके जो मैट्रिक्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं दी राइबोसोम्स, जो कि उस डीएनए को डीएनए से आपको प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब इनके पास राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, द प्रोटीन फैक्ट्रीज, वो प्रेजेंट है इनके पास। हेंस ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट, राइट। सो आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी वाली रॉन्ग है, राइट। तो इसका मतलब हम देखते हैं इन ऑप्शन में से कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो कि हमको बताया जा रहा है रिगार्डिंग दीज टू कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सो हमारे पास ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट। देन अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, जिसमें बोला जा रहा है बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, बट यहाँ तो बी फॉल्स थी, ए ट्रू है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी सी ऑप्शन सी दैट इज सेइंग ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, and this is going to be the correct option because A वाला statement correct है and B is wrong, right? And D को देख लिया जाए तो ये obviously eliminate है because यहाँ बोला जा रहा है both A and B are false. So the correct option would be option C. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी problem number 6 को, that says water soluble pigments found in the plant cell vacuoles are. तो plant cell के vacuole में पाए जाने वाली water soluble pigments कौन सी हैं? So our options are option A xanthophylls, ऑप्शन बी क्लोरोफिल्स, ऑप्शन सी कैरोटिनॉइड्स या ऑप्शन डी एंथोसाइनेंस। सो कौन सी है वो पिगमेंट जो कि आपको प्लांट सेल के वैक्यूल में देखने को मिलती है और वो वाटर सॉल्युबल है? सो दैट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी एंथोसाइनेंस। तो एंथोसाइनेंस बेसिकली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होती हैं, राइट। एंड इनका कलर वेरी कर सकता है फ्रॉम रेड टू पर्पल। बेसिकली ये अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पीएच पे अपने कलर को डिटरमिन करती हैं। तो इनका कलर चेंज हो जाता है विद द चेंजिंग पीएच ऑफ देयर एनवायरनमेंट, ओके। तो ये बेसिकली कलर प्रोवाइड करती हैं टू द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सो ऑन, राइट। और अगर हम बात करें रिमेनिंग 3 ऑप्शन यानी कि xanthophylls, क्लोरोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स, दे आर वाटर इनसॉल्युबल और ये फैट सॉल्युबल है। तो दे आर, पहली चीज तो वाटर इनसॉल्युबल एंड साथ ही साथ ये पाई नहीं जाती हैं इनसाइड द वैक्यूल, दे आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, ओके। सो दे आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, हेंस ये तीनों यहाँ वैक्यूल में देखने को नहीं मिलेंगी। और वैक्यूल में जो देखने को हमको मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी एंथोसाइनिन, ओके। तो xanthophylls का कलर अगर मैं आपको बताऊं तो ये पिगमेंट येलोइश होती है। अगर क्लोरोफिल के बारे में बताऊं तो आप सभी जानते हैं इसका कलर ग्रीन होता है। एंड कैरोटिनॉइड समवॉट येलो टू येलोइश ऑरेंज, राइट, ये इस कलर में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और एंथोसाइनिन का कोई फिक्स कलर नहीं है, वो वेरी करता है विद द एनवायरनमेंट जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, बिकॉज वहाँ जो एनवायरमेंटल पीएच है वो डिटर्मिन करता है कि वो कौन से कलर को फॉर्म करेगी। तो कलर्स वेरी कर सकते हैं, जैसे रेड से आप देख सकते हो पर्पलिश, ब्लू, ब्लैक, कुछ इस तरीके से आपको इस पिगमेंट के कलर देखने को मिल सकते हैं। बट दिस पिगमेंट इज डेफिनेटली वाटर सॉल्युबल और ये वैक्यूल में प्रेजेंट होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि है फ्रॉम नीट 2016 फेज 2। और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, दैट्स सच एन इजी वन, राइट। सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी मीसोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम या ऑप्शन डी द माइक्रोसोम्स। तो कौन सी है वो सेल ऑर्गेनेल जिनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक वर्ड आप जानते हैं ना, जो वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड्स को ब्रेक करें, ओके। तो आपको पता ही है दे आर द लाइसोसोम्स, याद है आप सभी को। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं अराइजिंग फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज, जिनके अंदर क्या फिल्ड होते हैं दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस, जो कि क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इन सबको हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को, दैट सेज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो दी हुई इन ऑप्शन में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको फाइंड करना है उस ऑप्शन को जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट जो कि ऑप्शन ए में आपको दे रखा है, दैट इज पिलाई एंड फिम्ब्रिए आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो क्या पिलाई एंड फिम्ब्रिए बैक्टीरियल सेल की मोटिलिटी में सबसे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? याद कीजिए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो सपोज मैं यहाँ पर ऐसे रफली ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें से आपको एक सबसे लॉन्ग एक्सटेंशन ऐसे बाहर अराइज करता हुआ नजर आता है। और ये जो एक्सटेंशन होता है दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला और यही रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली बैक्टीरियल
मोटिलिटी के लिए, यानी कि यही बैक्टीरियल सेल को लोकोमोट करने में हेल्प करता है। ओके, सो दैट मीन्स डायरेक्ट रोल जो है वो फ्लैजिला का है इन दी मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। वाइल अगर हम बात करें पिलाए की, तो पिलाए जो हैं वो अगेन इनके ही सरफेस से अराइज करते हुए आपको कुछ शॉर्ट हेयर नजर आएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनका नंबर थोड़ा फ्यूअर होता है। ओके, सो दे आर लेसर इन नंबर एंड ये बेसिकली हेल्प करते हैं द अटैचमेंट ऑफ दी वन बैक्टीरियल सेल विद दी अनदर, यानी कि एक से दो बैक्टीरियल सेल को आपस में ज्वाइन करने में ये जो एक्सटेंशन है दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल। और साथ ही साथ ये कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो याद है तो याद कीजिए, वहां पर मैंने आपको कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पढ़ाई थी, जहां पर दो बैक्टीरियल सेल आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं थ्रू अ कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसके थ्रू वो अपना जेनेटिक जो मटेरियल है दैट इज देयर डीएनए उसको ट्रांसफर करते हैं। तो वो सेक्सुअल फिनोमेना कॉन्जुगेशन कहलाई जाती थी और वो अंडरटेक होती है बाय दीज एक्सटेंशंस कॉल्ड दी पिलाई। और अगर आप बात की जाए फिम्ब्रिए की, तो फिम्ब्रिए इनके सरफेस पे एंटायरली देखिए बहुत सारे आपको छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स पूरी इनकी बॉडी को ऐसे कवर करते हुए नजर आएंगे। तो दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी फिम्ब्रिए। और इनका काम क्या है, ये बेसिकली हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल को किसी सबस्ट्रेटम या किसी रॉक और साथ ही साथ किसी होस्ट की बॉडी पे अटैक या अटैचमेंट में। तो बेसिकली ये इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो दिस इज हाउ फिम्ब्रिए एंड पिलाई आर सीन। बट पिलाई का फंक्शन मैंने आपको बताया, द अटैचमेंट ऑफ टू बैक्टीरियल सेल उसमें हेल्प करेगा, और फिम्ब्रिया का फंक्शन होगा टू अटैच टू अ सबस्ट्रेटम या फिर किसी होस्ट की बॉडी से। वाइल जो एक्चुअल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वुड बी द फ्लैजिला। इसका मतलब यही वो स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है एंड दिस वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, वाइल अगर हम रिमेनिंग तीन ऑप्शन देख लें तो इनकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो आपको साइनोबैक्टीरिया में कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स भी देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। माइकोप्लाज्मा याद है आप सबको, ये विदाउट सेल वॉल आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो दे वर मेंबर ऑफ दी किंगडम मोनेरा, राइट। और उसमें आपको नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर एक ऐसा मेंबर है जिसके पास आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अनएरोबिक यानी कि एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, दैट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, एंड दे आर मोस्टली पैथोजेनिक, ओके, बिकॉज ये डिजीज कॉज करते हैं। So this is going to be a statement which is correct, hence this option would be eliminated. And अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है ऑप्शन डी में बैक्टीरियल सेल्स वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की ही तो बनती है, दैट मीन्स ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से कर दी जाती है एलिमिनेट, बिकॉज वी हैड टू फाइंड द इनकरेक्ट वन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को, दैट सेज सिलेक्ट द मिसमैच। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन ए टू डी में कुछ पेयर्स दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है उस पेयर को जो कि मिसमैच्ड है। तो हमारा ऑप्शन ए है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मैचिंग विद एनिमल सेल्स। तो ऑब्वियसली हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो मिसमैच्ड है। यू ऑल नो कि ये जो फीचर है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का वो प्लांट सेल का फीचर है, नॉट इन केस ऑफ द एनिमल सेल। सो ये मिसमैच्ड पेयर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो वह करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, क्योंकि आपको पता है एनिमल सेल के केस में आपको वैक्यूल अगर देखने को मिलेगा तो वो बहुत स्मॉल होगा, एल्स वो एब्सेंट ही होगा ऑल टुगेदर। तो इसका मतलब ये वाला मिसमैच्ड पेयर है ही, राइट। अगर हम बात करें रिमेनिंग ऑप्शंस की तो देखिए ऑप्शन बी में बोला जा रहा है प्रोटिस्ट को मैच किया जा रहा है विद यूकैरियोट्स। परफेक्ट है, बिकॉज आपको पता है प्रोटिस्ट क्या है, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, राइट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो दैट मीन्स ये वाला मैच करेक्ट होने की वजह से एलिमिनेट हो जाता। वाइल अगर हम ऑप्शन सी की बात करें वहां पर मेथानोजेंस को मैच किया जा रहा है विद द प्रोकैरियोट्स। आप सभी जानते हैं मेथानोजेंस आर द ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, राइट। याद है आपने आर्की बैक्टीरिया कौन कौन से हमने पढ़े थे, दे वर मेथानोजन, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, राइट। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने वाले प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते थे। और बैक्टीरिया क्या हैं सारे के सारे, दे आर प्रोकैरियोट्स, राइट। तो इसका मतलब ये वाला मैच भी परफेक्टली करेक्ट होने की वजह से कर दिया जाता एलिमिनेट। एंड अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, दैट इज गैस वैक्यूल, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द इंक्लूजन बॉडीज, राइट। तो यानी कि ये रिजर्व मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो गैस वैक्यूल्स आपको ग्रीन बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलते हैं, यस परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि ग्रीन फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया में आपको ये गैस वैक्यूल की प्रेजेंस नजर आएगी, जो कि बुओयेंसी प्रोवाइड करती है इन बैक्टीरिया को, और दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट एट देयर डिजायरेबल डेप्थ।
तो जिस भी डिजायरेबल डेप्थ में इनको फ्लोट करना है उसको ये एनेबल कर देती है टू दिस बैक्टीरिया। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्टली मैच था, हेंस आप इसको भी कर देते एलिमिनेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2017, और ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने वाला वो सेल ऑर्गेनेल कौन सा है जो कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कन्वर्ट कर देता है उनको एटीपी में। तो आप अभी तक इस स्टेटमेंट से काफ़ी हद तक एंट ले चुके होंगे, दैट इट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, है ना। और कौन सी है वो सेल ऑर्गेनल जहाँ पर आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। सो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस में। सो ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो कौन सा है वो सेल ऑर्गेनल, याद कीजिए, दोज वर माइटोकॉन्ड्रिया। याद है आप सभी को? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो आप देखोगे इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर वॉल इनकी जो है दे आर गोइंग टू बी folded into these finger-like projections called the cristae, right? So ये इनकी inner membrane की ऐसी इनफोल्डिंग्स है। ओके, तो आपको पता है या आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है वो कंप्लीट होती है इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया। वो बिगिन हो जाती है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर पहला स्टेप होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और हम इन सबको आगे पढ़ेंगे भी अपने चैप्टर आने वाले अपकमिंग चैप्टर में, जहाँ पर हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो इनिशियली साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, और वो पायरुविक एसिड फर्दर एंटर करता है इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहां पर वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, बिकॉज इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स जो कि फर्दर उसका ब्रेकडाउन क्रॉस करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ओके, वहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करके आपको फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे, मतलब एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। सो एटीपी का सिंथेसिस भी आपको होता हुआ नजर आता है इनसाइड दिस माइटोकॉन्ड्रिया। सो एटीपी फॉर्मेशन भी आपको यहाँ नजर आएगा। तो दैट मीन्स ये सारी चीज जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने के बाद हुआ ना, इस कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया इनटू दी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ एटीपी का लिबरेशन होगा। दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? तो वो ऑप्शन आर ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी ग्लाइकोकैलिक्स या ऑप्शन डी द सेल वॉल। तो याद कीजिए कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता था बैक्टीरियल सेल का जो कि उसको एक स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्लाइकोकैलिक्स। याद है सभी को इस कंपोनेंट के बारे में? तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बैक्टीरियल सेल के केस में एग्जिस्ट करता है इन 2 फॉर्म्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स आपको 2 फॉर्म में नजर आएगा। सो 1 फॉर्म इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर, ओके, जो कि बेसिकली जेलेटिनस होती है, यानी कि जेली लाइक। और एक फॉर्म में जो और एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है आपको ये ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज कैप्सूल फॉर्म में, विच इज हार्ड। ओके, तो बेसिकली ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह आपको देखने को मिलेगा। और कुछ बैक्टीरिया में आपको ये एक जेलेटिनस या जेली लाइक लेयर के फॉर्म में नजर आता है, दैट इज स्लाइम लेयर, जो कि सिक्रीट करता है द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो यानी कि बैक्टीरिया का ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूं, और ये है सपोज इस बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल। ओके, तो आप देखोगे सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। तो आप देखोगे इस प्रोटोप्लाज्म, ओके, तो ये सपोज इसका जीनोम है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, मैंने रफली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो देखिए इस प्रोटोप्लाज्म से आपको अराइज करते हुए नजर आता है ये स्लाइमी लेयर, जो कि इस सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है लाइक दिस। ओके, सो ये कुछ ऐसे डिपॉजिट हो जाती है। तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द स्लाइम लेयर।
और इसका क्या फंक्शन है, ये बेसिकली हेल्प करती है बैक्टीरियल सेल को टू प्रिवेंट डेसिकेशन, यानी कि अपने आप को ड्राई होने से बचाने के लिए ये लेयर जो है बैक्टीरियल सेल जो है वो रिलीज करता है या सिक्रीट करता है। सो स्लाइम लेयर का आपको जो फॉर्मेशन है वो नजर आएगा फ्रॉम दी ग्लाइकोकैलिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2017 रीजनल। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA इज नोन एज। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो के आज पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, राइट। तो इसका मतलब, और देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी सिमिलर हैं, लाइक यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, पॉलीमर, पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीपेप्टाइड दे रखा है। सो मैंने आपको अपने पहले ही क्वेश्चन में सब बता दिया था इस बारे में, सो वी वोंट डिस्कस इट मच ओवर हियर, बट आपको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन वुड बी पॉलीराइबोसोम्स। बस फर्क इतना है, वहां पर उन्होंने पॉलीसोम कह दिया था, यहाँ पर इसको पॉलीराइबोसोम लिख दिया है। सो बोथ आर द सेम थिंग। आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम जो कि एक सिंगल mRNA पे अटैच्ड है, उन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स दोनों बुलाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को, दैट सेज रिजर्व्ड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज स्टोर्ड एज। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो रिजर्व्ड मटेरियल है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेसल बॉडी, ऑप्शन बी इंक्लूजन बॉडी, ऑप्शन सी मेसोसोम या ऑप्शन डी द पॉलीसोम। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इंक्लूजन बॉडी। आई होप आप सभी को याद होगा, इंक्लूजन बॉडी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट हो रहे होते हैं और वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। सो दे आर ईदर सीन एज ग्रैन्यूल्स ना, मोस्टली आपको ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में नजर आएंगे, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में आपको ये नजर आएंगे, राइट। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली गोइंग टू स्टोर द रिजर्व्ड मटेरियल और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं ऑफ द प्रोकैरियोट्स, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। वाइल अगर हम रिमेनिंग ऑप्शंस की देखें तो देखिए ऑप्शन ए में बोला जा रहा है बेसल बॉडी, जो कि पार्ट होती है ऑफ दी फ्लैजिला, राइट। तो फ्लैजिला का ये पार्ट है बेसल बॉडी, सो हेंस इट कैन नॉट बी। ऑप्शन सी की बात की जाए मेसोसोम, तो मेसोसोम बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवैजिनेशन है जो कि रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। वाइल पॉलीसोम आप सभी जानते हैं अब तक तो कि ये कॉम्प्लेक्स है जो कि मल्टीपल राइबोसोम्स के एक सिंगल mRNA से अटैच होने पे आपको देखने को मिलेगा। सो ऑल द रेस्ट ऑप्शंस आर incorrect except the option B. So the correct option is going to be option B, inclusion body. Okay? तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 को, that says the correct sequence of involvement of cell organelles in the secretion of proteins from the cell is. तो बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन ए टू डी में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का सीक्वेंस दे रखा है और आपको फाइंड करना है उस करेक्ट सीक्वेंस को जो कि एक प्रोटीन सिक्रीशन के टाइम पर आपको वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर यूज करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो दैट मीन्स हमको यहाँ फाइंड करना है कि जब एक प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है और उसकी एंटायर सिक्रीशन हो रही है फ्रॉम द सेल, तो उस टाइम पे जो वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो किस सीक्वेंस में प्रॉपर्ली अरेंज्ड होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको रिकॉल करना है अपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले वीडियो को, जहां पर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की वो बिगिन करती है इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन बना देता हूँ, ओके, एंड यहाँ पर इस न्यूक्लियस से अटैच्ड एक मेम्ब्रेन साइड पे मैं ड्रॉ कर देता हूं दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो देखिए ये है द न्यूक्लियस, ओके, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए इज प्रेजेंट और वो डीएनए जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू एमआरएनए। ओके, सो डीएनए से बन गया एमआरएनए। अब वो एमआरएनए जो होगा वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो न्यूक्लियर पोर है उसके थ्रू आएगा बाहर इनटू द साइटोप्लाज्म, और जब वो क्लोजर आएगा तो आप देखोगे यहाँ पर, क्योंकि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में आपको नजर आती है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इस पे प्रेजेंट होते हैं द वेरियस राइबोसोम्स। तो यहाँ पर आपको राइबोसोम्स का अटैचमेंट नजर आ रहा है ना। तो देखिए आपको पता है राइबोसोम्स होते हैं द प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये राइबोसोम्स क्या करेंगे, इस आए हुए एमआरएनए को उससे प्रोटीन सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, सपोज ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लूमेन और यहां पर अटैच्ड आपको नजर आ रहे हैं द राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइट, और इससे सपोज ये पास कर रहा है द एमआरएनए।
ओके। तो ये जो mRNA है ये राइबोसोम्स से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और उसको रिलीज करेगा इनटू द लूमेन और द स्पेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर आ गया है आपका इस स्पेस में द प्रोटीन। सो द प्रोटीन हैज कम ओवर हियर इन दी स्पेस। ओके, अब क्या होगा, अब आपको पता है ये जिस तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उससे अटैच्ड आपको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आता है, उसके ऑपोजिट फेस की तरफ आपको यहाँ पर नजर आते हैं द गोल्जी एपरेटस। तो ये हैं द गोल्जी एपरेटस। सो आपको पता ही है नाउ कि ये जो कॉन्वेक्स वाला फेस होता है ऑफ द गोल्जी बॉडी जो कि टुवर्ड्स फेस कर रहा है द न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं द सिस फेस और द फॉर्मिंग फेस। और जो अवे फेस कर रहा होता है टुवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सपोज दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करने वाला जो साइड होता है ऑफ द गोल्जी एपरेटस वो कहलाता है द ट्रांस फेस और द मैच्योरिंग फेस। तो ये है सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पर जो प्रोटीन यहाँ पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन में आएगा, दैट विल बी रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म और वो पहुंचेगा टुवर्ड्स द सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी, है ना। एंड फर्दर उसके मॉडिफिकेशंस के बाद वो पहुंचेगा टुवर्ड्स द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी एंड फाइनली वो इन वेसिकल्स के फॉर्म में ऐसे पिंच ऑफ हो जाएगा। ओके, और उसके अंदर पैक्ड मटेरियल प्रेजेंट है इस प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन जो है वो पैक्ड हो गया है इनसाइड अ सिक्रीटरी वेसिकल। और ये जो सिक्रीटरी वेसिकल है वो धीरे धीरे पहुंचती है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जाके वहां उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके कर जाती है फ्यूज्ड। ओके, और होता है एक्सोसाइटोसिस। मतलब जो भी कंटेंट इस सिक्रीटरी वेसिकल, ये क्या है, द सिक्रीटरी वेसिकल, तो जो भी कंटेंट या प्रोटीन इस सिक्रीटरी वेसिकल में प्रेजेंट होगा दैट विल बी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सिक्रीटरी वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये फर्दर हो जाता है रिलीज। सो एक प्रोटीन सिक्रीशन में आप देख रहे हो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इस्तेमाल हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले हुआ है न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट जिसने कि mRNA को बनाया था, राइट। अब साथ ही साथ नेक्स्ट रोल प्ले करेगा द राइबोसोम। सो दीज आर दी राइबोसोम। ओके, तो ये एक राइबोसोम क्या करेगा, उस mRNA से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और उसको रिलीज कर देगा इनटू द लूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहां इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमेन में आपको देखने को मिला है दी प्रोटीन। अब फाइनली ये जो प्रोटीन है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी एपरेटस के बाद ये एज सिक्रीटरी वेसिकल रिलीज कर दिया जाएगा एंड फाइनली इट विल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस बोला गया एंड देन न्यूक्लियस के बाद डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ गए। साथ ही साथ इसके बाद राइबोसोम का इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में जब mRNA बनेगा तो उसको फर्दर प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम राइबोसोम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करेगा ना। दैट मींस दिस ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली mRNA के फॉर्म में आई, राइबोसोम्स ने क्या किया, उसको प्रोटीन सिंथेसाइज किया, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गया गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस से निकले सिक्रीटरी वेसिकल्स एंड फाइनली वो सिक्रीटरी वेसिकल जाके फ्यूज हो गए विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए सारा सीक्वेंस परफेक्टली करेक्ट है विद दिस द वन आई हैव ड्रॉन, राइट। और बाकी के ऑप्शन हमको देखने की जरूरत है नहीं बिकॉज ऑल ऑफ देम आर परफेक्टली in sync with the one we have seen. ओके, तो यहाँ भी देख लेते हैं। चलिए न्यूक्लियस के केस में आपको न्यूक्लियस के बाद राइबोसोम, राइबोसोम के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर उन्होंने लाइसोसोम को फॉर्म कर दिया। बट लाइसोसोम भी आप जानते हैं ये भी सिक्रीटरी वेसिकल से ही डेवलप हुए हैं बट दे अराइज फ्रॉम दी गोल्जी बॉडी। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम फॉर्मेशन तो नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एंड न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगेन फॉर्मेशन आ जाना वुड बी अगेन इनकरेक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज द टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज सेम इन। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और आपको बोला जा रहा है कि किस ऑप्शन के जो सेट ऑफ ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आपको सेम टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलेंगे। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए आपको याद होगा यूकैरियोट्स के केस में आपको देखने को मिलता है 80S टाइप का राइबोसोम, और मैंने आपको बताया था लेकिन यूकैरियोट्स के कुछ दो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें आपको 80S
टाइप का सेल राइबोसोम देखने को नहीं मिलता है। दोज वर, याद कीजिए मैंने आपको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो ये दोनों जो आपको देखने को मिलेंगे ना, द सेल ऑर्गेनल्स इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, इनके पास 80s राइबोसोम ना होके 70s राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जो कि एक बैक्टीरियल सेल या फिर एक प्रोकैरियोट के केस में देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में भी आपको देखने को मिलेगा द 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ओके, सो यहां देखिए यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में तो फिर कौन सा वाला राइबोसोम प्रेजेंट होगा, 80s टाइप, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा 70s टाइप, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस आ गया ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो अटैच्ड है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अगर सपोज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहाँ पर भी आपको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स ही अटैच नजर आ रहे हैं ना, तो वो भी 80s टाइप होंगे। बट सिंस माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ प्रेजेंट है जो कि 70s टाइप के राइबोसोम पोजेस कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट, राइट। अगर देखते हैं ऑप्शन बी को तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे राइबोसोम्स वुड बी 80s टाइप, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग, बिकॉज यहाँ होगा 70s टाइप का राइबोसोम। एंड साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ मेंशन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। ऑप्शन सी देखा जाए तो देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में होगा 80s टाइप, राइट, ओके। उनके क्लोरोप्लास्ट में होंगे 70s टाइप, दिस मीन्स यहाँ पर भी आप देखिए ये ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट। एंड फाइनली हम जानते हैं आवर लास्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, जहाँ पर प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तीनों के केस में आपको देखने को मिलेंगे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, राइट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 को, दैट सेज which of the following pathways is involved for the packaging of secretory proteins। तो secretory proteins की पैकेजिंग के लिए इनमें से कौन सा pathway हम यूज करते हैं। So आपको याद है ना, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होती है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। हमने इसके पाथवे को और प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल हमने डिस्कस भी किया है अपने वन ऑफ दोस प्रीवियस क्वेश्चंस में, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको पैकेजिंग से ही इनिशिएट कर देता हूँ। तो आपको याद होगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस होती है विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यूजुअली होता है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अटैच नजर आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर राइबोसोम का अटैचमेंट होगा ना, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और यहाँ पर मैंने सपोज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा ना, एमआरएनए में, और वो एमआरएनए इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आएगा, ओके। और उसका ट्रांसलेशन होगा, मींस वो जो एमआरएनए है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा बाय दी राइबोसोम्स, जो कि कहलाते हैं द प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइट। और ये जो राइबोसोम्स हैं वो इस प्रोटीन को रिलीज कर देंगे इनटू द लूमन ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमन से ये जो प्रोटीन है वो सिक्रीट आउट करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, जो कि एक्सेप्ट करेगा द कॉन्वेक्स फेस ऑफ दिस गोल्गी apparatus or the Golgi apparatus called the cis phase or the forming phase, right। और यहाँ पर प्रेजेंट है ये the trans phase। देखिए इसको एक्सेप्ट किया किसने, the cis phase ने। तो cis phase और the forming phase क्या होता है, the convex face of the Golgi apparatus, जो कि फेस कर रहा होता है towards the nucleus, ओके, ठीक है। और एक वो फेस होता है जो कि कॉन्केव होता है और वो फेस कर रहा होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसा वाला फेस कहलाता है दी ट्रांस फेस, ओके। तो ये वाला जो फेस है दिस इज द ट्रांस फेस, ओके। तो सिस फेस एक्सेप्ट करेगा गोल्जी बॉडी का और उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशंस करके पास करेगा टुवर्ड्स दी ट्रांस फेस, ओके। अब ट्रांस फेस से फाइनली ये रिलीज होता है मॉडिफाइड प्रोटीन एज वेसिकल, तो ये पिंच आउट हो जाएगा ना, एंड फाइनली ये जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज कर जाएगा एंड विल रिलीज इट्स कंटेंट आउट, ओके। तो ये एंटायर स्टेप्स हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो हमको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में बोला जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सपोज प्रोटीन बना और वो प्रोटीन पास करेगा टू द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी।
याद कीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास हो रहा है टू द सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। इसका मतलब ये ऑप्शन यहीं पर कर दीजिए एलिमिनेट। वाइल ऑप्शन बी की बात की जाए तो ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी से मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। ये तो ऑपोजिट हो गया ना पहली चीज। तो इट शुड हैव बिगन विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में दे रखा है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ओके, वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना, ठीक है, विल बी पास्ड ऑन टू द सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी, दैट्स परफेक्टली फाइन। फिर उसके बाद ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी पे गया एंड लास्टली वो सिक्रीट आउट होगा एज दी सिक्रीटरी वेसिकल। तो इसका मतलब ये है वो करेक्ट सीक्वेंस जिनमें एक प्रॉपर पाथवे है जिससे एक पैकेजिंग होती है सिक्रीटरी प्रोटीन की। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। ओके, वाइल अगर ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग ही हो रही है सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी से, फिर ट्रांसफेस एंड फाइनली देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्टिंग होना चाहिए ना हमारी सीक्वेंस की। ये जो पोजीशनिंग है ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रॉन्ग ओवर हियर, हेंस दिस ऑप्शन वुड बी आल्सो एलिमिनेटेड। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2018 और ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो इनमें से कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। सो वर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल, ऑप्शन सी फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ऑप्शन डी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सो कौन सा है वो ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा? दैट वुड बी ऑप्शन बी, राइट। आप सभी को पता होगा बिकॉज इतने बार हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आपको पता है कि कैसे गोल्जी बॉडी से आपको अराइज करते हुए नजर आती हैं या पिंच ऑफ होती हुई नजर आती हैं द सिक्रीटरी वेसिकल, जो कि आइदर मॉडिफाइड प्रोटीन्स या फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐसे अपने अंदर पोजेस करती हैं। तो दीज आर दीज सिक्रीटरी वेसिकल्स। ओके, सो व्हाट आर दीज सिक्रीटरी वेसिकल्स, और ये कौन रिलीज करता है? द गोल्जी बॉडीज, ओके, और द गोल्जी एपरेटस और द कॉम्प्लेक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 को, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। यानी कि न्यूक्लियोलस से रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको फाइंड करना है उस ऑप्शन को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोलस। तो चलिए अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमसे बोला जा रहा है इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। तो क्या न्यूक्लियोलस का रोल है स्पिंडल फॉर्मेशन में? नो ना। यू रिमेंबर कौन सी सेल ऑर्गेनल होती थी जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन करती थी? दैट वाज दी सेंट्रियोल्स, राइट। इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, ठीक है। ओके, देन वी हैव ऑप्शन बी, दैट इज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? नो, इट इज नॉट एट ऑल अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। याद है आपको, न्यूक्लियोलस किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, वो आपको ऐसे ही एक सेगमेंट या आपको डेंस रीजन नजर आता है इनसाइड द न्यूक्लियस। वाइल न्यूक्लियस जो होता है वो होता है मेम्ब्रेन बाउंड, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बट न्यूक्लियोलस नहीं होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट, हेंस कैन बी एलिमिनेटेड। देन वी सी ऑप्शन सी, जहां बोला जा रहा है लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। तो ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड कर रहे हैं उनके केस में आपको लार्ज न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा क्या? नहीं। याद कीजिए, मैंने आपको जब न्यूक्लियोलस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई थी तो मैंने आपको बोला था ऐसे सेल जो कि एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं उनके केस में आपको देखने को मिलता है एक लार्जर न्यूक्लियोलस। इसका मतलब यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा लार्ज न्यूक्लियोलस, बल्कि आपको देखने को मिलेगा उन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बड़ा देखने को मिलेगा जो कि एक्टिवली प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड नाउ यू नो दैट द आंसर वुड बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, राइट। तो इट इज अ साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस और द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो आपको पता ही है ना, ये ऐसी जगह है जहां पर आरएनए बनते हैं, एक्टिव आरएनए, जो कि लेटर ऑन फॉर्म करते हैं द राइबोसोम्स। तो आप इसको साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज राइबोसोम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज आरएनए, उनका सिंथेसिस यही न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 19 को, दैट सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो अगेन यहाँ पर ऑप्शन ए टू डी में आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है उस पेयर को जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो ऑप्शन ए में सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को मैच किया जा रहा है विद दी एल शेप्ड क्रोमोसोम।
तो ऑब्वियसली ये करेक्ट मैच है ना, इस ऑप्शन को आप कर सकते हैं एलिमिनेट। याद है ना आप सभी को सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां पर जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली एट द सेंटर नहीं है बट नियर द सेंटर है, तो उससे क्या होगा, एक आर्म स्लाइटली बड़ा होगा और एक आर्म स्लाइटली छोटा होगा। सो अगर आप चाहो तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो दिस इज द सेंट्रोमियर और आपको एक आर्म नजर आएगा थोड़ा सा बड़ा और एक आर्म जो है वो थोड़ा सा छोटा नजर आएगा। तो इस टाइप का जो आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक, और ये एल शेप को या फिर जे शेप में भी नजर आ सकता है। ओके, सो हेंस ये करेक्टली मैच्ड होने की वजह से इस पेयर को आप कर दीजिए एलिमिनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन बी को, दैट इज एलोसोम्स विद सेक्स क्रोमोसोम्स। डेफिनेटली करेक्ट है ये वाला मैच भी। याद है ना आप सभी को, ऑटोसोम्स होते थे बॉडी कैरेक्टर को डिटरमिन करने वाले क्रोमोसोम्स, और एलोसोम्स होते थे जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्स को डिटरमिन करते हैं कि वो मेल हो या फीमेल। सो एलोसोम्स, और एलो वर्ड का मतलब आप जानते हो ना डिफरेंट, तो यानी कि इनका जो साइज एंड कॉम्पोजिशन है वो ऑटोसोम से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एलोसोम्स आर करेक्टली मैच्ड विद द सेक्स क्रोमोसोम्स, ये भी परफेक्टली करेक्ट है, हेंस इसको कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी मूव ऑन टू द C1, दैट इज लैम्ब्रश क्रोमोसोम being matched with the diplotin bivalent chromosomes। ओके, तो देखिए यहाँ पर लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्या है, दे आर जाइंट क्रोमोसोम्स, आपने पढ़ा हुआ है इनके बारे में। तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम उनको नाम क्यों ऐसा दिया गया, बिकॉज ब्रश, एक ऐसा ब्रश आता है ना जिससे कि हम लैम्प्स साफ करते हैं, ओके, उसकी तरह अपीयर करते थे ये, समवट लाइक दिस। तो अगर वो ब्रश का ये एक्सेस है तो उस पर आपने देखा होगा ऐसे आपको नजर आते थे द ब्रिसल्स। ओके, तो ये वाला जो अपीयरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, हेंस दे आर कॉल्ड लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं एट द डिप्लोटीन स्टेज, जहां पर आप देखोगे बायोवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो अटैच्ड हैं एट द स्पेसिफिक पॉइंट्स कॉल्ड काइस्मेटा। तो जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा हुआ है या आप आगे पढ़ेंगे भी सेल साइकिल में, जब मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगा तो एक स्टेज आती है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, जहां पर जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग हो जाती है दो होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है, और वो ज्वाइन होते हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है फर्दर सब स्टेजेस में, एंड फाइनली उनका डिप्लोटीन में सेपरेशन स्टार्ट होता है। ओके, सो डिप्लोटीन में जब ये इनका सेपरेशन होगा तो जिन पॉइंट्स पे वो अटैच्ड रह जाएंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं काइस्मा, और ये आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे। तो सपोज ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये इन पॉइंट्स पर अटैच्ड है, तो ये पॉइंट्स जो है वो काइस्मेटा है। ओके, और सिंगल वर्ड वुड बी काइस्मा। ओके, और यहाँ पर क्योंकि ये देखिए ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, पेयरिंग के बाद ये सेपरेट नहीं हुए, और आपको देखने को नजर आएगा कि यहाँ पर जो इनका जो क्रोमोसोम है वो कुछ पॉइंट्स पे ना ऐसे डीकंडेंस हो जाएगा, तो उसकी वजह से ना ये ऐसे लूप्स फॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए ये अपीयर करता है लाइक अ लैम्प ब्रश। ठीक है, तो ये जो है आपको एक्चुअली में देखने को मिलता है इन केस ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज। ओके, सो ये है the loops of the chromatin। ओके, तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर जाइंट क्रोमोसोम्स, और ये बाइवेलेंट क्यों वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज यहाँ पर आपको दोनों ही होमोलोगस पेयर अभी भी जॉइंट नजर आ रहे हैं एट दिस पॉइंट कॉल्ड काइस्मेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है, हेंस इसको कर दीजिए एलिमिनेट। एंड लास्टली वी हैव द पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो कि अनदर टाइप ऑफ जाइंट क्रोमोसोम है जिसको मैच किया जा रहा है विद द oocytes ऑफ एम्फीबियंस। नो, ये मैच है रॉन्ग, राइट, एंड दिस वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है पॉलीटीन क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द इंसेक्ट्स। ओके, और इसको डिस्कवर भी किया था ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड्स में, वाइल लैम्ब्रश क्रोमोसोम देखने को मिलता था आपको oocytes ऑफ द एम्फीबियंस में, राइट। तो सैलामेंडर के oocyte में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था। ओके, सो ये आपको मोस्ट वर्टिब्रेट्स के केस में देखने को मिलेगा। ओके, तो वर्टिब्रेट्स जो इसमें रेप्टाइल्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, उनके oocytes में आपको लैम्ब्रश क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। वही अगर बात की जाए पॉलीटीन क्रोमोसोम की, तो ये ऑल्सो कहलाते थे द सलाइवरी क्रोमोसोम्स, बिकॉज ये आपको देखने को मिलते हैं इन दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट्स। और इनको पॉलीटीन क्यों बुलाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है, आप आगे भी पढ़ेंगे सेल साइकिल में। सेल साइकिल में आप देखते हैं एस फेज जब आती है ना, तो उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ओके, तो सपोज ये एक क्रोमोसोम है, सपोज इनिशियली ये क्रोमोसोम है जब वो डिवाइड नहीं किया है। ओके, देन क्या होगा, जब एस फेज आएगी तो ये वाला जो यहाँ पर डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएंगे
द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक और ऐसा डीएनए की कॉपी हुआ। अब आप जानते हैं आगे की सेल डिवीजन जब होगी तो माइटोसिस की एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं एनाफेज, जिसमें ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। बट ये फिनोमेना यहाँ नहीं होगी इस टाइप के क्रोमोसोम में। तो देखेंगे कि क्या होगा, एवरी टाइम एस फेज आएगी तो आपको एक नया सिस्टर क्रोमैटिड का पेयर देखने को मिलेगा। ओके, बट यू विल फाइंड कि वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर गोइंग टू अपीयर वेरी लार्ज एंड बल्की, और ये वाले क्रोमोसोम इसलिए कहलाते हैं द पॉलीटीन क्रोमोसोम, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल आपको क्रोमैटिन देखने को मिल रहे हैं, ओके, ऑफ द क्रोमोसोम जो कि सेपरेट नहीं हुए हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, ईच टाइम डीएनए रेप्लिकेट करेगा बट वो सेपरेट नहीं होगा, और इसीलिए बनते हैं दीज जाइंट क्रोमोसोम्स कॉल्ड दी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स विच आर सीन इन दी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट, और इसको डिस्कवर किया था इन दी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द ड्रोसोफिला। ओके, तो ये आपको oocytes ऑफ एम्फीबियंस नहीं बल्कि आपको सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। सो द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 20 दैट सेज which of the following events does not occur in the rough endoplasmic reticulum। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनमें से कौन सा इवेंट नहीं होता है। ओके, सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ऑप्शन बी प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, ऑप्शन सी प्रोटीन फोल्डिंग, या ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप जानते हैं ना अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस होंगे इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वुड बी रिलेटेड टू प्रोटीन्स इटसेल्फ। तो चाहे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, प्रोटीन की फोल्डिंग हो, या फिर प्रोटीन का सिक्रीशन हो, वो सारे के सारे फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन रिलेटेड टू प्रोटीन नजर आ रहे हैं दे आर ऑल गोइंग टू हैपन इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप यहाँ पर सिंपल देख लीजिए, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग होती हुई नजर आएगी आपको इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि इस पे ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट के रेसिड्यू का अटैचमेंट होना, ओके, तो वो भी आपको नजर आएगा इन केस ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज इन केस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होने की वजह से कर दीजिए एलिमिनेट, राइट, क्योंकि ये फिनोमेना होगी। और साथ ही साथ यहाँ क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, तो देखिए क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सपोज mRNA बना, राइट, ये mRNA है और ये है आपके द राइबोसोम, और ये अटैच्ड है सपोज टू द लूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी आर टॉकिंग अबाउट, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज यहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड है, ठीक है। तो ये दो सब यूनिट्स हैं एंड दिस इज द mRNA, ठीक है। तो देखिए व्हाट विल हैपन इज कि यहाँ पर ये जो mRNA से ये राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, ओके, और इस प्रोटीन के जो एक साइड होता है वहाँ पर कुछ छोटी सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे स्पाइरली बनाया हुआ है। तो ये जो चेन होती है इसको पहले क्लीव करना पड़ता है। क्लीव करना मतलब इसको रिमूव करना होता है। तो एक एंजाइम की मदद से ये जो चेन है ना, जिसे हम बुलाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बुलाते हैं दी सिग्नल पेप्टाइड, तो इस चेन को हमको करना होता है रिमूव। तो यानी कि न्यूली फॉर्म्ड इस प्रोटीन में से जब सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो जाएगी, क्लीव हो जाएगी, तब ये जो प्रोटीन है वो फाइनली एंटर कर पाएगा इनटू द लूमेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये वाला फिनोमेना भी आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली फिनोमेना भी होती है, ओके। एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, जहां पर बोला जा रहा है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो भाई लिपिड का सिंथेसिस आपको नहीं देखने को मिलता है ना इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बोला प्रोटीन से रिलेटेड जितने फंक्शंस ऑफ सिक्रीशन होंगे दैट विल बी अकम्प्लिश्ड बाय दीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाइल लिपिड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन या फंक्शन है दैट इज गोइंग टू बी कैरिड आउट बाय दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि फैट का या लिपिड का फॉर्मेशन या स्टोरेज दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये वो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, बिकॉज ये फिनोमेना नहीं देखने को मिलेगी इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बल्कि ये देखने को मिलेगी इन केस ऑफ दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप दैट्स क्लियर। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 21 दैट सेज मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA to form multiple copies of the polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as. तो बेसिकली हमको ये फर्स्ट क्वेश्चन याद है आप सभी को, फर्स्ट क्वेश्चन और जो 12th क्वेश्चन आपस में रिलेटेड थे,
उसी टाइप का एक क्वेश्चन, बस यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट को बदल दिया, आंसर वही रहने वाला है। तो क्या ही हुआ है देखिए, यहाँ बोला जा रहा है बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच्ड हैं एक सिंगल mRNA से, और वो बना रहे हैं बहुत सारी कॉपीज ऑफ दैट सेम पॉलीपेप्टाइड, यानी कि उस प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज बनाई जा रही हैं। तो जो स्ट्रिंग की तरह अरेंज्ड आपको ये जो राइबोसोम्स का कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है उसे हम क्या बुलाते हैं? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्लास्टिडोम, ऑप्शन बी पॉलीहेड्रल बॉडीज, ऑप्शन सी पॉलीसोम्स, या ऑप्शन डी द न्यूक्लियोसोम्स। तो क्या बुलाते थे भाई इन मल्टीपल राइबोसोम्स को जो कि सिंगल स्टैंड ऑफ mRNA से अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है? वी यूज्ड टू कॉल देम पॉलीराइबोसोम्स और दी पॉलीसोम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी पॉलीसोम्स। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 22 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2019, और ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म्स ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड टू एज। तो यानी कि एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के शॉर्ट और लॉन्ग आर्म को हम रिस्पेक्टिवली क्या बुलाते हैं? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एस आर्म एंड एल आर्म रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी क्यू आर्म एंड पी आर्म रिस्पेक्टिवली, एंड लास्टली ऑप्शन डी इज एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मैंने आपको बता ही चुका है पहले भी कि दे आर गोइंग टू पोजेस वन लॉन्गर आर्म एंड वन शॉर्टर आर्म, बिकॉज यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, इट इज नियर द सेंटर। ठीक है, तो इसीलिए एक आर्म शॉर्टर बनेगा जिसको हम बुलाते हैं द पी आर्म। ओके, सो दिस इज द पी आर्म एंड दिस इज द क्यू आर्म, और पी आर्म आया है फ्रॉम द वर्ड पेटाइट। ओके, सो पेटाइट वर्ड का मतलब ही होता है शॉर्ट। तो वो आर्म जो कि शॉर्टर है इन द लेंथ वुड बी कॉल्ड द पी आर्म और द पेटाइट आर्म, और पी के ही नेक्स्ट लेटर दैट इज क्यू को दे दिया गया द रेफरेंस ऑफ द लॉन्गर आर्म। ओके, सो यानी कि पी एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो क्योंकि यहाँ पर शॉर्टर पहले पूछा गया है इसलिए पी आर्म वुड बी द वन जो कि पहले आना चाहिए। सो ऑप्शन बी पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 23 को, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन ए टू डी में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको फाइंड करनी है वो स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है। सो और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। लाइसोसोम्स के अंदर आपको बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलते थे ना। ओके, कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ होते थे? जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रोटीन्स जैसे सबस्ट्रेट को ब्रेक करते थे। तो यू यूज्ड टू हैव कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, राइट। और ये सभी के सभी एंजाइम जो हैं वो यहाँ इस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स में। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, हेंस इसको कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम्स के जितने भी एंजाइम हमने पढ़े हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक हैं, हाइड्रोलाइटिक आप जानते हैं ना, दैट मीन्स वाटर की प्रेजेंस में जो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं ज़्यादातर इन केस ऑफ द एसिडिक पीएच, एंड ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होने की वजह से कर दीजिए एलिमिनेट। फिर बोला जा रहा है ऑप्शन सी में लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, राइट। आपको पता है ना लाइसोसोम के चारों तरफ आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हेंस कर दीजिए इसको भी एलिमिनेट। एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, और आप सभी जानते हैं यही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, बिकॉज लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ लिखा गया है। क्या ये करेक्ट है कि लाइसोसोम्स जो हैं वो बेसिकली पैकेजिंग प्रोसेस के बाद बनते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नो ना, यू रिमेंबर आपको मैंने बताया था इनका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। सो गोल्जी बॉडीज की कुछ सिक्रीटरी वेसिकल जब रिलीज होती हैं तो उनमें फिल हो जाते हैं दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की फिलिंग के बाद अब ये सिक्रीटरी वेसिकल्स कहलाती हैं द लाइसोसोम्स। ओके, तो इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पैकेजिंग ऑफ द in the endoplasmic reticulum, they will be formed by the packaging in the Golgi body or the Golgi apparatus। तो इसका मतलब यही वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, एंड यही हमको करनी थी फाइंड। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 24 को, दैट सेज
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। तो यहाँ पर आपको कुछ पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दे रखी हैं और आपको फाइंड करना है उस पेयर को जहाँ पर आपको उन दोनों ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके केस में खुद का डीएनए देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन आर ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो याद कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, इसके पास खुद का एक सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब इसके पास खुद का डीएनए है, बट लाइसोसोम डज नॉट कंटेन। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रोसेस कर रहा है दी सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट। देन अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, अगेन इसके पास भी खुद का डीएनए होगा, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट, बिकॉज हमको फाइंड करना है उस पेयर को जहां पर दोनों के पास नहीं होगा डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट के पास तो है ना, इसलिए इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी, दैट इज लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल दोनों के पास ही नहीं देखने को मिलेगा डीएनए, हेंस यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो यही वो पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास डीएनए नहीं होगा। वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अगेन आ गया जो कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, तो डीएनए प्रेजेंट है, हेंस इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी विच इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 को, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, मतलब वो अलाउ करती है अपने थ्रू पास करने को, किसको, द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर्स होंगे दोज विल बी मोनोसैकेराइड्स, राइट, और प्रोटीन्स के मोनोमर्स वुड बी अमीनो एसिड्स एंड फैट्स के फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को पास कर सकते हैं? येस दे कैन, बिकॉज आपको बताया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस पे आपको कुछ चैनल प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं द पोरेंस। तो ये जो पोरेंस हैं ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू अंदर आने दे सकते हैं। सो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस इस ऑप्शन को आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट। ठीक है, देन अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, दैट इज एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नॉट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। हेंस ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होने की वजह से ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। वाइल अगर हम रिमेनिंग दो ऑप्शन देख लें, तो इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, आप सभी जानते हैं ना, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो ऐसे फोल्डेड होती है इनटू नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। तो देखिए ऐसी इनफोल्डेड रहेगी। सो ये जो इनफोल्डिंग्स हैं हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल देम द क्रिस्टे, राइट। सो आपको ये वाली स्टेटमेंट जो दे रखी है सी वाली, ये भी करेक्ट है, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड लास्टली ऑप्शन डी में बोला जा रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा और आपको इस मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट नजर आएंगे सेवरल राइबोसोम, और इसीलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, बिकॉज इसके पास खुद का डीएनए है जो कि आरएनए बना सकता है, और उस आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी कि राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं इन देयर मैट्रिक्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 को, जो हमसे बोल रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। सो ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला का जो कॉन्सेप्ट है ना और रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वो किसने प्रपोज किया था? तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला का क्या मतलब है। ओमनिस वर्ड का मतलब होता है ऑल, राइट। सो इट मीन्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ना। सो इसका मतलब ये होता है, और ये जो स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रुडोल्फ वर्काउ, ऑप्शन बी थियोडोर शॉन,
ऑप्शन सी श्रेडन या ऑप्शन डी एरिस्टोटल। सो किसने भाई इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था? दैट वाज रुडोल्फ वर्काउ। सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। और ये स्टेटमेंट फर्दर ऐड हो गई थी इनटू द सेल थ्योरी जो कि श्लेडन और श्वान ने प्रपोज की थी। एंड जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें ये थर्ड स्टेटमेंट ऐड हो जाती है दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नए सेल्स है वो पुराने सेल से ही आते हैं। ओके, दैट मीन्स लाइफ बिगिंस फ्रॉम अनदर लाइफ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 27 जो कि है फ्रॉम नीट 2020। और ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells। तो यूकैरियोटिक सेल्स के केस में आपको इंपॉर्टेंट साइट बतानी है जहां पर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज या ऑप्शन डी द पॉलीसोम्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स आप सभी जानते हैं ना। तो सपोज ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इस पे सपोज कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट्स का इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज का अटैचमेंट नजर आ जाएगा, तो दैट विल बी फॉर्म्ड द ग्लाइकोप्रोटीन। तो दिस इज द प्रोटीन, राइट? सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन। एंड अगर बात करें ग्लाइकोलिपिड्स की तो यहां देखिए आपको कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स पे, सपोज ये लिपिड मॉलिक्यूल्स में रफली ड्रॉ कर दे रहा हूं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, और इस पे अटैचमेंट देखने को मिल जाता है अगर आपको कार्बोहाइड्रेट के रेसिड्यूज का, तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म दी ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये हैं दी ग्लाइकोलिपिड्स बिकॉज ये हैं दी लिपिड्स। और यहां पर ये आपको देखने को मिल रहे हैं दी कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज। ओके, सो इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का जो फॉर्मेशन है वो आपको एक यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ देखने को मिलता है? तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल के बारे में जहां पर ये फॉर्म होते हैं, एंड दोज वर द गोल्जी बॉडीज। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज, राइट? तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 28 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। तो इंक्लूजन बॉडीज से रिलेटेड आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमारा पहला ऑप्शन है दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो आप जानते हैं इंक्लूजन बॉडीज किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट है करेक्ट, हेंस कुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वाइल अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, सो बोला जा रहा है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल। क्या ये फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने यानी कि अंदर लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? नो। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हेंस दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। वाइल अगर हम रिमेनिंग दो ऑप्शन देख लें तो देखिए ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको बताया था इंक्लूजन बॉडी फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, तो ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है, हेंस कर दीजिए इसको भी एलिमिनेट। एंड लास्टली ऑप्शन डी में बोला जा रहा है दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स के केस में आप जानते हैं ये साइटोप्लाज्म में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द रिजर्व मटेरियल, हेंस ये वाली स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्लूजन बॉडी इज ऑल्सो करेक्ट, hence can be eliminated. So this option is also eliminated. Hence the correct option would be option B. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 29 को जो कि है फ्रॉम नीट 2021। और इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं when the centromere is situated in the middle of the two equal arms of a chromosome, the chromosome is referred as। तो भाई अगर सेंट्रोमियर जो है वो दो इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम के एकदम मिडिल में प्रेजेंट होगा तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बुलाएंगे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन सी सब मेटासेंट्रिक या ऑप्शन डी एक्रोसेंट्रिक। तो ये तो बहुत ही ईजी वन है, राइट? तो यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है राइट इन द मिडल, और दोनों तरफ जो आर्म्स देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी ऑफ दी इक्वल लेंथ। तो ऐसा जो क्रोमोसोम है उसे हम क्या बुलाते थे?
वी यूज टू कॉल इट मेटासेंट्रिक। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन राइट इन द मिडल देखने को मिलेगी, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, मेटासेंट्रिक। वही अगर बात करें टीलोसेंट्रिक की, तो यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर राइट एट वन टिप देखने को मिलेगा, ओके। और सब मेटासेंट्रिक में आप देखोगे जो सेंट्रोमियर है वो नियर द सेंटर है, बट एग्जैक्टली एट द सेंटर नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, जो दो आर्म्स होते हैं उनकी लेंथ में डिफरेंस आता है। और एक्रोसेंट्रिक में कहा जाता है कि जो सेंट्रोमियर है वो आपको नियर द एंड देखने को मिलेगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर अगर बहुत नियर है टू द एंड, तो एक आर्म बहुत ही छोटा होगा और एक आर्म बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो दोज आर द वेरियस केसेस जो कि आपको देखने को मिलते हैं इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 30 को, दैट सेज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर बेसिकली आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के, जहाँ पर उनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है और फाइंड करना है द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट 1 का पहला आइटम है क्रिस्टे, और क्रिस्टे आपको यहाँ पर किससे मैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्रिस्टे आप सभी को याद है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को कहते थे। तो क्रिस्टे आर बेसिकली द इनफोल्डिंग सीन इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ए इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन। तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ए थर्ड से मैच हो रहा है। सो यहाँ पर ओनली इन ऑप्शन सी देखिए ए थर्ड से मैच हो रहा है, राइट। और बाकी की जितने भी आपको ऑप्शन हैं उनमें ए थर्ड से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं रिमेनिंग अदर ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ, ठीक है। तो चलिए इस ऑप्शन के सारे मैचिंग्स को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं बाय करेक्टली मैचिंग ऑल दीज, ओके। सो थाइलाकॉइड्स के बारे में बात करते हैं। तो थाइलाकॉइड्स आपको क्या देखने को मिलती थी, कहाँ देखने को मिलती थी? सबसे पहले तो वी यूज टू सी देम इन दी क्लोरोप्लास्ट। तो ये बेसिकली क्या है, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है, ओके, जो कि आपको देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होती हैं। तो इसका मतलब बी इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ वन। याद आपको ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते थे जो कि क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स जिसे हम स्ट्रोमा बुलाते थे उसमें प्रेजेंट थे। तो अगर आपको याद हो तो ये सपोज अगर एक क्लोरोप्लास्ट है जिसकी ये दो मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर देता हूँ, आउटर मेम्ब्रेन ये रही और इनर मेम्ब्रेन ऑलरेडी ड्रॉन है। तो यहाँ पर एक फ्लूइड फिल मैट्रिक्स है जिसे हम बुलाते हैं, जो कि यूजुअली प्रोटीन रिच है। सो इट इज अ प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, और इसमें आपको ऐसे फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जो कि स्टैक्ड होते हैं वन ओवर द अनदर। तो एक सिंगल को हम बुलाएंगे थाइलाकॉइड, और ये जो मल्टीपल एक साथ अरेंज्ड हैं दे आर कॉल्ड ग्राना, और दे आर आपस में ही देखिए कनेक्टेड भी होते हैं थ्रू द फ्रेट्स और द स्ट्रोमा लैमेले। बट हमको यहाँ बात की जा रही है ऑफ दी थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड बेसिकली मेम्ब्रेनस फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको क्लोरोप्लास्ट यानी कि एक टाइप का जो प्लास्टिड है उसकी मैट्रिक्स यानी कि स्ट्रोमा में फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। सो बी इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ। तो देखिए बी फोर्थ से मैच हो रहा है इन ऑप्शन सी, ठीक है। वाइल अगर हम देखें सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर रिप्रेजेंट करता है क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को। तो देखिए सेंट्रोमियर आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रहा है, राइट ना। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है आपको याद होगा। तो देखिए अगर सपोज ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है तो यहाँ पर इसमें ना एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को आपको मिलेगा, एक नैरो सा रीजन, ओके। तो ये जो नैरो सा रीजन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी सेंट्रोमियर, और इसमें आपको डिस्क लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड देखने को मिलते थे, दोज वर कॉल्ड दी काइनेटोकोर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें सेंट्रोमियर की तो वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं इन द केस ऑफ दी क्रोमोसोम। तो सी इज मैचिंग विथ फर्स्ट, तो देखिए सी फर्स्ट से मैच हो रहा है। एंड लास्टली हमारे पास बचा सिस्टर्न। सिस्टर्न ने बेसिकली डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं द गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज में आपको ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, दे आर दी सिस्टर्न, okay। So this is going to match with the second one. तो D is matching with second, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। So the correct option would be option C. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 31 को, that says the organelles that are included in the endomembrane system are। तो endomembrane system को फॉर्म करने वाली सेल ऑर्गेनल कौन कौन सी होती हैं। I hope you remember all those names कि कौन कौन सी, बेसिकली 4 ही होती थी ना वो सेल ऑर्गेनल्स जो कि फॉर्म करती थी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन सी होती हैं वो? नंबर 1 वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
then the Golgi apparatus or the Golgi body, right? Then we had lysosomes and finally we had the vacuoles. Okay, तो ये चार ही तो components हैं. आपको जिन ऑप्शन में वो दिख जा रहे हैं तो आप उसको करेक्ट मान लीजिए. तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है और साथ ही राइबोसोम्स भी. तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ना, इसलिए इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट. वाइल ऑप्शन बी में देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल दे रखा है. ऑल दीज वर द पार्ट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ना. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी ओनली, राइट. वाइल अगर हम ऑप्शन सी एंड डी को देखें तो देखिए यहाँ पर भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम दे दिए गए हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. एंड साथ ही साथ ऑप्शन डी में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस अगेन देखने को मिल रही है. दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. हेंस ये दोनों ऑप्शन आप कर दीजिए एलिमिनेट, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 32 जो कि है फ्रॉम नीट 2022 और इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है टू मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो अगेन यहाँ आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है एंड देन फाइंड करना है द करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए लिस्ट 1 में जो पहला आइटम है दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. तो आप देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा टाइप का क्रोमोसोम होता है जहां पर सेंट्रोमियर की पोजीशन राइट इन द मिडिल होती है ऑफ द क्रोमोसोम और इस वजह से फॉर्म होते हैं दो इक्वल आर्म्स, राइट. तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यह स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है स्टेटमेंट को, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर बोला जा रहा है इन द मिडिल एंड फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम. सो ए इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन. तो देखिए अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि ए हमारा थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है. तो ए थर्ड से मैच हो रहा है बी में, ओके. एंड देन ए इज मैचिंग विथ, नो इट इज नॉट मैचिंग विथ थर्ड एनी मोर. तो इसका मतलब ओनली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट, राइट. बाकी सभी के सभी ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो आइए इनके सारे अदर मैचिंग्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं बाय क्विकली मैचिंग. तो देन वी हैव एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता था, जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ होता था, इट इज टुवर्ड्स द एंड, राइट. तो इसका मतलब सेंट्रोमियर जो है वो ओके यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म. तो याद है ना आप सभी को ऐसा क्रोमोसोम जहाँ पर आपको जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो बहुत ही क्लोज दिख रही है टू द एंड. तो देखिए यहाँ पर दो आर्म्स बन रहे हैं, एक आर्म बहुत छोटा है एक आर्म बहुत बड़ा है, वही यहाँ पर मेंशन्ड है. सो बी इज मैचिंग विद द फर्स्ट जो कि आपको यहाँ इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, ठीक है. देन अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की दैट इज सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक क्या होता था, जहाँ पर सेंट्रोमियर नियर द सेंटर है. तो कौन से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज फोर्थ वन. सी सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म, राइट. तो यानी कि एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा. तो ये अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन है तो एक आर्म छोटा होगा और एक आर्म थोड़ा सा बड़ा होगा, ओके. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेंथ में ऑफ द आर्म्स बट देर विल बी अ डिफरेंस. तो ऐसे में मैंने आपको बताया था जो शॉर्टर आर्म होता था उसे हम पी आर्म बुलाते थे और जो लॉन्गर आर्म होता था उसे हम बुलाते थे क्यू आर्म. सो दिस इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ वन. तो सी इज मैचिंग विथ फोर्थ. देखिए यहाँ पर सी फोर्थ से भी मैच हो रहा है. एंड फाइनली डी दैट इज टीलोसेंट्रिक. दैट मीन्स आप जानते ही हैं द सेंट्रोमियर इज गोइंग टू बी एट द टिप और द टर्मिनल एंड. तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड. तो डी इज मैचिंग विद द सेकंड ओवर हियर एंड ओवर हियर आप देख रहे हो कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 33 दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट. तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट बताई जा रही है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो. सो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट. क्या ये करेक्ट है? नो ना. यू नो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और आपको पता है प्रोकैरियोट्स के केस में आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को ही नहीं मिलते. तो यानी कि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी पहली ही है, राइट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वाइल अगर हम रिमेनिंग ऑप्शंस को देख लें तो देखिए ऑप्शन बी में बोला जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस. आपको पता ही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस और स्टोरेज में इन्वॉल्व है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से कर दीजिए एलिमिनेट. देन वी हैव ऑप्शन सी जिसमें बोला जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट्स परफेक्टली फाइन, आप सभी जानते हैं, इसलिए इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट. देन वी हैव ऑप्शन डी दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स.
इसीलिए वो स्मूथ है ना, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स का अटैचमेंट नहीं देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन ए। सो बच्चों, ये तो थे द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में आपको बहुत मजा आया होगा और आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।